Yesterday we had discussed regarding voltage generation in normal heart and defibrillator, implantable cardioverter defibrillator and pacemaker। तो आज हम बात करेंगे मस्तिष्क के न्यूरॉन की, जो बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में, जो हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। तो वो बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द न्यूरॉन्स इनसाइड आवर स्कल। तो हमारे जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट की, वो मैंने बात की थी 3-4 मिली वोल्ट की करंट जनरेट करती है, और जो हमारा न्यूरॉन्स है वो माइक्रो वोल्ट में करंट जनरेट करती है, इससे कम करंट जनरेट करती है, लाइक 100 माइक्रो वोल्ट, 50 माइक्रो वोल्ट, उतना ही करंट होता है। और उसको हम EEG से मेज़र करते हैं, वो कितना वोल्टेज कौन एरिया से आ रही है करंट, जैसे इस भाग से कितनी वोल्टेज आ रही है, इस भाग से कितनी आ रही है, वो दिमाग कौन सी स्टेट में है, दिमाग की एक्टिविटी जैसे रेस्ट कर रही है कि कोई कॉग्निटिव टास्क कर रही है, कुछ थिंकिंग कर रही है, कुछ रियलाइजेशन कर रही है मस्तिष्क, उसके आधार पे वोल्टेज की एम्पलीट्यूड वेरी करती है, और उसको हम EEG मशीन से मेज़र करते हैं। तो इसकी वोल्टेज लाइक 50-100 माइक्रो वोल्ट मात्र करंट होती है, कम करंट है कहने का अर्थ, और उतना ही कम करंट सब एक्टिविटी कर रही है, जैसे मूवमेंट, हम बोल रहे हैं, आँख झिपक रही है, सोच रहे हैं, सब काम कर रही है। और वोल्टेज कितना है, 50 माइक्रो वोल्ट करंट मात्र है। और जब वो सीजर आती है उसमें वोल्टेज ज़्यादा होती है, जैसे मोटर सीजर, सेंसरी सीजर आती है ना, उसमें ज़्यादा वोल्टेज आती है, लेकिन मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाती है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क में, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, गाबा, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है। और इसी से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन करती है, और वो करंट प्रवाह करती है, और सब एक्टिविटी जो होती है शरीर की, मस्तिष्क की, विचार, सब उसी करंट डिपोलराइजेशन न्यूरोट्रांसमीटर की कम्युनिकेशन से होती रहती है। और जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर सब होती है, जैसे सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इस सब में वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा की कमी हो जाती है, और इसलिए हम बाहर से वो न्यूरोट्रांसमीटर सप्लीमेंट करते हैं। और जब वो उस सप्लीमेंटेशन से ट्रीटमेंट नहीं हुई तो हम, और मान लीजिए कि या कि सीवियर डिप्रेशन है, सीवियर सिजोफ्रेनिया है, वैसे में हम डायरेक्ट बाहर से वो डिफिब्रिलेट जैसे करते हैं ना हार्ट को, 1200 वोल्टेज करंट की झटका देते हैं हार्ट को, वैसे ही हम बाहर से करंट की झटका देते हैं फॉर सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के लिए हम जैसे 120 वोल्टेज की झटका देते हैं दिमाग को। तो मैंने क्या बोला, दिमाग में माइक्रो वोल्टेज में करंट है, और बाहर से हम जब 1 से 120 वोल्टेज करंट देंगे तो क्या होगा, पूरा जो मस्तिष्क का जो पूरा न्यूरॉन्स डिपोलराइज हो जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वोल्टेज तो ब्रेन ने कभी नहीं देखी थी लाइफ में, और बाहर से जब उतना करंट दिए तो पूरा डिपोलराइज हो जाती है, तो पूरा शरीर एक बार डिपोलराइज कर जाती है। इसलिए उस वक्त पेशेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसरी सिम्टम्स, मोटर सिम्टम्स डेवलप कर सकती है, जैसे उतना ज़्यादा वोल्टेज से पूरा कन्वल्सन आ सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी पूरा ब्रेन न्यूरॉन्स को कन्वर्जन करा देती है, इतना ज़्यादा डिपोलराइजेशन कर देती है एक ही बार, तो पूरा डिपोलराइज हो गई। तो अब क्या होगी कि अब रिपोलराइजेशन होगी, और रिपोलराइजेशन जब होगी तो चांस होती है कि रीसेट हो जाए, जो ब्रेन एक्टिविटी है, नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, वो रीसेट हो जाए। जैसे हमारी हार्ट में जो हम एक साथ ही 1200 वोल्टेज से डिपोलराइज कर देते हैं, तो रिपोलराइजेशन कैसी होती है, तो रिपोलराइजेशन के वक्त जैसे साइनस नोड रिकवर करती है, और उससे चांस होती है कि साइनस रिदम एक्टिवेट हो जाए, राइट।
नॉर्मल साइनस रिदम आ जाए। इसी तरह से जो पूरा डिपोलराइजेशन होने के बाद जो चांस होती है कि जो नॉर्मल न्यूरल ट्रांसमिशन है ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, इस सब की हो जाए। तो इसकी मैकेनिज़्म यही है, और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है इसकी, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं करेंगे टू मेक थिंग्स सिंपल। तो एक मैकेनिज़्म है ये कि वो जो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो सर्किट बनी हुई है एक सेल से दूसरे सेल की, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की, वो जो मिसकम्युनिकेशन हो रही थी वो उसकी कम्युनिकेशन रिस्टोर हो जाए। इसलिए हम उतना ज़्यादा वोल्टेज देते हैं एक ही बार। तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर में देते हैं, लेकिन ये आपको मोमेंट डिसऑर्डर सब में भी हेल्प कर सकती है, जैसे सीवियर पार्किंसन डिजीज़ है, टार्डिव डिस्किनेसिया है, डिस्टोनिया है, वो सब में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये तो पूरे न्यूरॉन्स को डिपोलराइज करती है, राइट। तो जो भीतर का जो बेजल गैंग्लिया की सर्किट है वो सब डिपोलराइज हो जाती है। ये ऊपर वाली न्यूरॉन्स मात्र नहीं डिपोलराइज होती है, भीतर का सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स है सब उतनी ज़्यादा वोल्टेज से डिपोलराइज हो जाती है। इसलिए वी हैव सीन पेशेंट्स symptoms improvement with ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, इवन इन मोमेंट डिसऑर्डर। आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो पा सकते हैं बहुत सारी पेशेंट की सिम्टम इम्प्रूव हुई है, लेकिन हम वो ECT यूज़ नहीं करते मोमेंट डिसऑर्डर के लिए। जनरली हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यूज करते हैं। डीप ब्रेन कहने का अर्थ नाम ही है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन मतलब ऊपर वाला जो है होगा कॉर्टेक्स, वो सुपरफिशियल कहते हैं, और उसके नीचे जो बेजल गैंग्लिया की सर्किट है उसको हम डीप ब्रेन बोलते हैं। डीप ब्रेन मतलब बाहर से देखते हैं तो डीप में लोकेटेड है, और जो हम तार को ले जाएंगे बाहर से, सर्जन जो ले जाती है उसको स्टिमुलेट करने इसके लिए, तो वो डीप में पड़ती है ना, भीतर तक जाना पड़ता है, इसलिए डीप ब्रेन बोलते हैं। तो जो थैलामस है, थैलामिक स्ट्रक्चर्स, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, वहाँ पर तार लेने जाना पड़ता है। तो ये ब्रेन जो होता है ना उसको सेपरेट करके वहाँ से साइड देके तार को भीतर ले जाना पड़ता है, और वहाँ पर हम डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं। तो पैथोलॉजी वहाँ पर है, तो हम पूरे ब्रेन को क्यों स्टिमुलेट करें, इसीलिए ECT जनरली यूज़ नहीं करती है मोमेंट डिसऑर्डर के लिए। डायरेक्ट जहाँ पर पैथोलॉजी है वहाँ पर तार ले जाओ, और वहाँ पर उतनी ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 से 120 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 4 वोल्टेज की करंट देंगे वहाँ पर, तो वो काम कर जाएगी, सिम्टम इम्प्रूव हो जाती है। और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हैज़ बीन प्रोवन टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पार्किंसंस डिजीज, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस मोमेंट डिसऑर्डर्स लाइक डिस्टोनिया, इसेंशियल ट्रेमर, जिस समय जो प्रोपेरानोलोल प्रिमिडोन देते हैं इसेंशियल ट्रेमर में, और वो सब काम नहीं कर रही है, तो लास्ट में हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। और उसका भी अंडरलाइंग मैकेनिज्म वही है, वो जहाँ पर जो सर्किट है, जो पुटामिन ग्लोबस पैलिडस की जो कनेक्शन है उसमें डोपामिन की, एसिटाइलकोलिन की जो सर्किट से ट्रांसमिशन होती रहती है, वहाँ पर जाके तार ले जाकर रख देते हैं, और उससे बैटरी की, जैसे पेस मेकर में बैटरी होती है, वो बैटरी आपकी करंट प्रवाह करती रहती है, वैसे ही वो तार वहाँ पर करंट प्रवाह करती रहती है। और जो बची खुची न्यूरॉन्स है, जैसे डोपामिन में तो आप जानते हैं न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाती है, लेकिन कुछ तो बची रहती है, और उसको स्टिमुलेट करती है, और उससे डोपामिन रिलीज होती है, और डोपामिन आ गई तो आपकी मोमेंट डिसऑर्डर की जो समस्या थी वो भी सिम्टम्स स्टार्ट्स रिजॉल्विंग। और ये आपके डोपामिन रिलीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए मात्र नहीं है ये, बल्कि ये सर्किट के मॉडिफाई कर देती है। जैसे डोपामिन की मात्रा कमी हो गई तो डोपामिन के लेवल डाउन हो गई, लेकिन दूसरे कंपैरेटिवली दूसरे एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ी रह सकती है, ग्लाइसिन की मात्रा बढ़ी रह सकती है, इसीलिए वो इम्बैलेंस हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, और वो इस इम्बैलेंस को भी बैलेंस करने में हेल्प करती है। जैसे ये स्टिमुलेट कर देगी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के, इसीलिए वो जो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गई थी उसकी लेवल कम हो जाएगी, और बाय दैट वे मोमेंट डिसऑर्डर्स कैन बी मिनिमाइज्ड।